नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर हाजिर हूँ इतिहास का अगला सेशन जो हमारा चल रहा टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास। तो हमने इसके पिछले टॉपिक में जो है भारत पर विदेशी आक्रमण के बारे में चर्चा की थी, जो कि ईरानी और यूनानी आक्रमण से संबंधित था। ईरानी आक्रमण में हमने देखा था कि दारा प्रथम ने भारत पर पहली बार सफलतापूर्वक आक्रमण किया था, तथा यूनानी आक्रमण के अंतर्गत हमने सिकंदर के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज हम जो है विदेशी आक्रमण के बाद में जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमारे परीक्षा में पूछा जाता है उसको लेकर हाजिर है, जो कि है मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य। तो हम लोग देखते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश से संबंधित हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होता है कि प्रमुख साक्ष्य के बारे में हमें पढ़ना होता है प्रमुख शासक, प्रमुख शासक के बाद में होता है मौर्य काल की प्रशासनिक या मौर्य काल के प्रशासन, मौर्य काल की का प्रशासन। और जो छूटा होगा उसे हम अन्य के अंतर्गत कवर करेंगे। लेकिन इसमें भी जो प्रमुख साक्ष्य है वो भी कई प्रकार के अंतर्गत बांटा गया है। तो वो 3 प्रकार के अंतर्गत बांटा गया। पहला है साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य मतलब कि मौर्य वंश के बारे में जो इतिहास लिखा गया है तो वो कहाँ से रेफरेंस लेकर लिखा गया है। साहित्यिक साक्ष्य के बाद में देखते हैं हम पुरातात्विक साक्ष्य। और पुरातात्विक साक्ष्य के बाद में हम देखेंगे गुहालेख। तो ये 3 प्रकार के हमें साक्ष्य पढ़ने होते हैं। और इन साहित्यिक साक्ष्य में भी हमें एक होता है भारतीय साहित्य, भारतीय साहित्यिक साक्ष्य, और दूसरा होता है विदेशी साहित्यिक साक्ष्य। तो भारतीय साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत हम मूल रूप से पहला पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। किसके द्वारा लिखी गई है? तो चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। फिर है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। फिर है बौद्ध ग्रंथ, दीपवंश और महावंश। जैन ग्रंथ में भी हम देख लेते हैं, जैन ग्रंथ में भी है कल्पसूत्र। तो यहाँ से हमारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकमात्र जो है यही साक्ष्य है साहित्यिक, लेकिन इसी से जो है हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब विदेशी साहित्य के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो वो है इंडिका। अगर हम पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पे होगा
जो है स्तंभ लेख, स्तंभ लेख में भी अगर हम देखें तो होगा लघु स्तंभ लेख, बृहद स्तंभ लेख, ढेर सारे हैं। और खुदाई से प्राप्त जो साक्ष्य है वो भी इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तो खुदाई से प्राप्त साक्ष्य, खुदाई से प्राप्त साक्ष्य, लघु शिलालेख, लघु शिलालेख, बृहद शिलालेख आदि। गुहा लेख तो यानी गुफा लेख, यानी गुफा में जो गुफाओं से जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो है। तो ये हमारे हो जाएंगे साक्ष्य। इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पे दूसरा देखें कि प्रमुख शासक के अंतर्गत अगर हम आए, वैसे भी मौर्य वंश का जो कार्यकाल है वो 322 BC से 184 BC तक माना जाता है। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कब से कब तक का टाइम पीरियड इसका? तो 322 BC से 298 BC। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में अगर यहाँ पे हम इसी के नीचे ही लिख दें तो ज़्यादा सही रहेगा, लिखने में आसानी होगी। यहाँ पे दूसरा शासक जो हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में वो हुआ बिंदुसार। इसका टाइम पीरियड जो है वो कब से कब तक है? तो है 298 BC से 273 BC। और उसके बाद में आता है सम्राट अशोक। ये कब से कब तक है? तो 273 BC से 232 BC। और फिर अन्य शासक में अन्य कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? तो 232 से 184 BC में अन्य में कौन आएगा? तो अशोक के बाद में आया था दशरथ। दशरथ के बाद में संप्रति, संप्रति के बाद में शल्यशुक, फिर शतधनुष, देववर्मन, और बृहद्रथ। तो ये कुल मिलाकर के ये अयोग्य थे, ढेर सारे हुए हैं, इनमें हमने कुछ का नाम लिख दिया है। तो इस तरह से जो है हम मौर्य वंश के बारे में चार्ट तैयार कर लिए हैं और अब इन्हीं को लेकर के हम एक एक करके पढ़ेंगे। मौर्य काल प्रशासन के अंतर्गत हम देखेंगे मौर्य काल में जो केंद्रीय इकाई थी वहाँ का प्रशासन कैसे संचालित होता था। फिर मौर्य जो प्रांतीय इकाई थी मौर्य साम्राज्य की, वहाँ पे कौन कौन से अधिकारी होते थे उनके बारे में हमें पढ़ना रहेगा, जहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उसकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी, तो इन सब के बारे में हमें मौर्य प्रशासन के अंतर्गत चर्चा करनी है। अगर यहाँ पे हम देखें तो लिख दें, अगर पॉइंट को डिसाइड कर लें तो केंद्रीय प्रशासन देखना होगा हमें, केंद्रीय प्रशासन, फिर है प्रांतीय प्रशासन, फिर रहेगा स्थानीय शासन,
स्थानीय प्रशासन, फिर सामाजिक स्थिति, फिर आर्थिक स्थिति, और सांस्कृतिक स्थिति। और बाकी का जो छूटेगा वो हम लोग अन्य के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे। तो जिनको भी मौर्य वंश पढ़ने में थोड़ा परेशानी महसूस होती रही होगी, या जो पहली बार पढ़ रहे हैं, हमने प्रयास किया है कि एक हमने ग्राफ तैयार कर दिया है। इसी ग्राफ के अनुसार जो है पढ़ाई करने में आसानी होती है, नहीं तो मौर्य वंश को पढ़ने में ढेर सारी दिक्कतें होती हैं। और हम प्रयास करेंगे कि आगे के जो भी वंश होंगे प्राचीन इतिहास में या मध्यकालीन इतिहास में, उनको हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे आसान बना करके, क्योंकि जब हम पहले ग्राफ बना लेते हैं तो हमें ये पता होता है कि आगे हमें किस टॉपिक के बाद में क्या पढ़ना है और क्या तैयार करना है। तो इस हिसाब से हमने ये तैयार कर दिया है। फिर देखते हैं एक एक करके, हम पहले हम साहित्यिक साक्ष्य को लेकर के चर्चा करते हैं। तो देखते हैं इसके अंतर्गत। तो हम लोग देखते हैं कि मौर्यकालीन के जो साहित्यिक साक्ष्य थे उनको हम लोग पढ़ते हैं। साहित्यिक साक्ष्य के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी बताया था कि साहित्यिक साक्ष्य में हम पहला जो साहित्यिक साक्ष्य को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया था। एक था भारतीय साहित्य, एक था विदेशी साहित्य। तो भारतीय साहित्य के अंतर्गत अगर हम चले, भारतीय साहित्य के अंतर्गत चले, तो पहला जो था वो क्या था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र दोस्तों ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे, यानी किसके द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखा गया, तो एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? इनका नाम था चाणक्य। तो ये चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, ये हमारा आंसर होगा। चाणक्य के जो थे वो अन्य नाम कौन कौन से थे? तो अन्य नाम चाणक्य के बारे में थोड़ा अगर जान ले, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न हमें पूछ लिया जाता है हमसे। तो चाणक्य के जो अन्य नाम थे वो थे कौटिल्य और विष्णुगुप्त, इनका नाम मिलता है। अगर इस अर्थशास्त्र पुस्तक के बारे में देखा जाए तो मूलतः ये किस सब्जेक्ट पर आधारित थी या किसके बारे में लिखी गई थी? तो ये राजनीति शास्त्र के बारे में चर्चा की गई है, राजनीति शास्त्र। अब राजनीति शास्त्र के अंतर्गत अगर देखें तो उस समय यानी मौर्य वंश में चाणक्य ने मौर्य काल में इन्होंने बताया था कि एक राजा के क्या गुण होने चाहिए, एक राजा के क्या गुण, अच्छा इनको लिखते नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक राजा के क्या गुण होने चाहिए, वो उसके द्वारा जो है प्रशंसा, अपने साम्राज्य का प्रशासन कैसे किया जाना चाहिए और वो अपने जनता के साथ में क्या व्यवहार अपनाए, इन्हीं सब के बारे में जो है चर्चा की गई है। किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र में। ये पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र की सबसे पहले खोज किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की खोज, अर्थशास्त्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो वो श्याम शास्त्री जी ने की थी, श्याम शास्त्री जी ने की थी। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि चाणक्य की तुलना किससे की जाती है? तो चाणक्य की तुलना इटली के मैकियावेली से की जाती है, इटली के
मैकियावेली से की जाती है। तो ये अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था। और जो दूसरा टॉपिक था हमारा वो क्या था, दूसरा मतलब भारतीय साहित्य के अंतर्गत अगर हम देखें तो दूसरा था मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस अगर हम ये देखें कि किसके द्वारा लिखी गई थी, ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई। दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जनरली क्वेश्चन में पूछ ही लिया जाता है। तो विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई थी। मूल रूप से इसमें क्या चर्चा की गई, तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को कुलीन बताया गया है। कुलीन या निम्न कुल से संबंधित बताया गया है। इसके अलावा हमने बताया था जो बौद्ध ग्रंथ थे, बौद्ध ग्रंथ कौन थे, दीपवंश और महावंश और जैन ग्रंथ क्या थे, तो थे भगवती सूत्र। तो दोस्तों ये हमने भारतीय साहित्य के बारे में चर्चा कर ली है कि भारतीय साहित्य में कौन कौन से आते हैं। तो एक हमारा अगर यहाँ पे हम अंडरलाइन कर रहे हैं कि भारतीय साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो भारतीय साहित्य के अंतर्गत जो है पहला है हमारा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, तो वो चाणक्य के द्वारा लिखा गया। चाणक्य के और कौन कौन से नाम है, तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त नाम है। ये अर्थशास्त्र मूलतः किस पर आधारित है, तो ये राजनीति शास्त्र पर आधारित है। तो इसमें किसके बारे में चर्चा की गई है, तो एक राजा के क्या गुण होने चाहिए, वो उसको कैसे प्रशासन को संचालित करना चाहिए, मूल रूप से इसके बारे में लिखा गया है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र की खोज किसने की थी, तो आर श्याम शास्त्री ने की थी सबसे पहले। तो श्याम शास्त्री याद रखेंगे हम लोग। फिर है चाणक्य की तुलना किससे की जाती है, तो इटली के मैकियावेली से चाणक्य की तुलना की जाती है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक साक्ष्य है वो हमारा है मुद्रा राक्षस। किसके द्वारा लिखी गई, तो ये विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई। इसमें क्या चर्चा की गई है, जो हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल से संबंधित बताया गया है। और बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत देखें तो दो किताबें महत्वपूर्ण पूछी जाती हैं, वो दीपवंश और महावंश, और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र। तो ये भारतीय साहित्य हो गया। भारतीय साहित्य में के अंतर्गत जो पूछे जाते हैं। और अगर हम इसी के तहत देख लें जो विदेशी साहित्य है, विदेशी साहित्य के अंतर्गत तो हमने टॉपिक लिया था पीछे अभी थोड़ी देर पहले। इसमें क्या था कि इंडिका, ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडिका मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई थी मेगस्थनीज के द्वारा। मेगस्थनीज था कौन, तो मेगस्थनीज था सेल्यूकस का यूनानी शासक। सेल्यूकस का राजदूत था
जो 304 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। तो यहाँ से हमें जो साहित्यिक साक्ष्य है उसके बारे में हमने चर्चा कर दी है। दोस्तों अगर हम ये मौर्य वंश जो है वो एक ही क्लास में कवर नहीं किया जा सकता है। इसको कवर करने के लिए हमें 2-3 पार्ट में वीडियो बनाने होंगे, जिनको हम आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, या अगर पार्ट 4 भी आवश्यकता पड़ी तो पार्ट 4 के माध्यम से हम आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो को देखिए और आनंद लीजिए। हमें उम्मीद है कि हम आपको मौर्य वंश पढ़ने के लिए जो हमने तरीका अपनाया आपको ज़रूर पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ताकि ये जो मैं मेहनत करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसका बेनिफिट जो है अधिकतम लोगों के पास तक पहुँच सके। धन्यवाद।